ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय भिलाई स्थित अपने निवास पर गिरने से गंभीर रूप से घायल, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। और शक्ति की आराधना का पर्व शारदेय नवरात्र आज से शुरू। बस्तर दशहरा के तहत आज अदा की गई जोगी बिठाई की रस्म। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल के साथ ही देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए हमारी कड़ी मेहनत और क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। इधर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित केंद्रीय चिकित्सालय में सांसद अरुण साव ने 600 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने आज पीएम केयर फंड के तहत बच्चों की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के कारण अनाथ बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के तहत ऐसे बच्चों को 23 वर्ष की उम्र होने तक स्वास्थ्य बीमा के जरिए निरंतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और शिक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता सुलभ कराई जाएगी। 18 वर्ष की उम्र तक ऐसे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतें पूरी करने के लिए मासिक राशि दी जाएगी तथा 23 वर्ष की उम्र पूरी होने पर एकमुश्त 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र बच्चों को इस वर्ष 29 मई से 31 दिसंबर तक नामांकन कराना होगा। ऐसे सभी बच्चे योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे जिन्होंने कोविड महामारी में माता पिता दोनों को अथवा किसी एक को खो दिया है या उनके कानूनी अभिभावक जिन्होंने ऐसे बच्चों को गोद लिया हो जिनकी कोविड के कारण मृत्यु हो गई हो। इस तरह की मृत्यु की आरंभिक तिथि पहले वर्ष 11 मार्च से शुरू होगी जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। यह अवधि इस वर्ष के आखिर तक जारी रहेगी। योजना तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक प्रत्येक लाभार्थी 23 वर्ष का होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के पास स्थित चंदखुरी में राम वनगमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ करने के साथ ही चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। उन्होंने कहा कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर चंदखुरी स्थित मंदिर परिसर में 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों के साथ ही स्थानीय लोक कलाकार और मानस मंडलियां अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। साथ ही लाइट एंड साउंड शो के जरिए भगवान राम के वनवास और राम वनगमन पथ की कहानियों पर आधारित कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के उन स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां से मान्यता के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम गुजरे थे। इनमें सीतागढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर और रामाराम शामिल हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने बस्तर के बाबू सेममरा में बन रहे ट्राईफूड पार्क को पूरे देश में अनूठा बताते हुए कहा कि यह पार्क क्षेत्र के आदिवासियों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्रीमती सिंह आज इस पार्क का निरीक्षण करने जगदलपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में 2 ट्राईफूड पार्क हैं जिसमें से एक छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बन रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इस तरह के 100 ट्राईफूड पार्क बनाने का प्रस्ताव है।
भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। इसमें छत्तीसगढ़ से 4 नेताओं को शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सांसद सरोज पांडेय, विधायक अजय चंद्राकर और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को कार्यकारिणी में सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सांसद अरूण साव को कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय आज अपने भिलाई स्थित निवास पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। उनका प्रारंभिक इलाज भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में किया गया। इसके बाद उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 22वीं कड़ी 10 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय भाग 2 में प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना की शानदार और ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस साल स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर 4 स्वर्णिम विजय मशालें इन दिनों देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रही हैं। इन विजय मशालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान ज्योति से प्रज्वलित कर रवाना किया था। भारतीय सेना के छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया मुख्यालय में पदस्थ कर्नल रजत मोहन भट्ट ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इनमें से एक विजय मशाल आगामी 12 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेगी। यह विजय मशाल छत्तीसगढ़ में 19 अक्टूबर तक रहेगी। 4 स्वर्णिम मशाल चलाए गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो कि चारों दिशाओं में फैले हुए थे। दक्षिणी दिशा वाली जो है कन्याकुमारी से होते हुए अंडमान निकोबार होते हुए अब मध्य प्रदेश में है और 12 अक्टूबर को चिल्पी द्वारा छत्तीसगढ़ में आएगी। 12 से 19 अक्टूबर तक ये यहां पर रहेगी। 12 से 19 अक्टूबर के बीच छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम होंगे। 13 अक्टूबर को राज्यपाल अनुसुईया उइके राजभवन में इस विजय मशाल का स्वागत करेंगी। वहीं 14 अक्टूबर को राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 12 से 19 अक्टूबर के दौरान इस स्वर्णिम विजय मशाल को छत्तीसगढ़ में भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, कांकेर और धमतरी भी ले जाया जाएगा। इस दौरान वर्ष 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले युद्ध नायकों का सम्मान भी किया जाएगा। शक्ति की आराधना का पर्व शारदेय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। आज से लेकर 9 दिनों तक सभी शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में आज से घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं चौक चौराहों में स्थित पंडालों में भी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। प्रदेश की प्रमुख शक्तिपीठों दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी, रतनपुर और रायपुर स्थित महामाया मंदिर और डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के मंदिरों में शारदेय नवरात्र के दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजन होंगे। हालांकि इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी मंदिरों और पंडालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। इस बीच रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नवरात्र के दौरान होने वाले रास गरबा, डांडिया और भजन के आयोजनों के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत आयोजन स्थलों पर दक्षता के आधार पर 50% और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। आयोजनों में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। पंडालों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों का आयोजन रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। उधर 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के तहत आज जोगी बिठाई की रस्म अदा की गई। इसके साथ ही बस्तर दशहरा को निर्विघ्न संपन्न कराने के उद्देश्य से आदिशक्ति मां दंतेश्वरी की आराधना शुरू हुई। इसी के साथ कल से बस्तर दशहरे के लिए रथ की फूल परिक्रमा शुरू हो जाएगी। इससे पहले कल बस्तर दशहरा के तहत गाछन गादी की रस्म अदा की गई थी।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान का आज समापन हुआ। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा केन्द्र सरकार की योजनाओं और संगठनात्मक निर्णयों के अनुसार विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने आज दुर्ग जिले में 24वें थाने के रूप में जामगांव आर थाना का लोकार्पण किया। इस थाने के स्थापित होने से जिले के करीब 27 गांवों के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दीपांशु काबरा ने आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में जनसंपर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान आयुक्त डॉक्टर एस भारतीदासन ने श्री काबरा को कार्यभार सौंपते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर के माध्यम से कल 8 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से आईटीआई माना में प्लेसमेंट कैंप और करियर मार्गदर्शन का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। कोंडागांव में जिला अंत्योदयासी सहकारी विकास समिति द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार, आदिवासी स्वरोजगार, व्यक्तिगत और समूह ऋण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से 30 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कवर्धा शहर में आज भी कर्फ्यू जारी रहा। पुलिस ने उपद्रव करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में एक आरक्षक की मौत हो गई। यह आरक्षक भिलाई नगर थाना में पदस्थ था। और महासमुंद जिले के असुला गांव में दशगात्र कार्यक्रम में भोजन करने के बाद कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम केयर फंड से स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय भिलाई स्थित अपने निवास पर गिरने से गंभीर रूप से घायल, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। और शक्ति की आराधना का पर्व शारदेय नवरात्र आज से शुरू। बस्तर दशहरा के तहत आज अदा की गई जोगी बिठाई की रस्म। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।